हेलो बच्चों। कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी लोगों से मुलाकात हो ही गई। आज आप लोगों ने स्क्रीन पे देख ही रहे हैं कि ये पेपर एनालिसिस का एक सीरीज आने वाली है। 5 सीरीज में आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। जनरल स्टडीज, लीगल, करंट अफेयर्स, इंग्लिश एंड मैथ एंड रीजनिंग। ये पांचों सीरीज में ना जामिया की तैयारी करने वाले जितने स्टूडेंट हैं, चाहे वो ड्रॉपर हो, चाहे वो स्टार्ट करने वाले हो, चाहे स्टार्ट करना सोच रहे हो, चाहे स्टार्ट कर दिए हो, उन सभी लोगों की मैं जिंदगी चेंज कर दूंगा यहाँ से। आपका वे ऑफ प्रिपरेशन, आप तैयारी कर रहे हैं। कितने लोग होते हैं यार, मैं कहाँ से तैयारी करूं, जामिया पीएलएलबी के जनरल स्टडीज कहाँ से पढूं यार, इससे पहले इतना टफ क्वेश्चन आ गया 2024 में। यार कैसे पढूं, क्या करूं। मैं आज आपको एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बना दूंगा। एक इंडिपेंडेंट आपको कैसे तैयारी करनी है आज मैं आपको वो बताऊंगा। आज मैं आपको पेपर एनालिसिस करके आपके दिमाग की पेज ओपन कर दूंगा। 2016 से लेकर 2024 तक जितने क्वेश्चन जामिया पीएलएलबी में आ चुके हैं जीएस के पोर्शन से, आज सारे क्वेश्चन को आपको प्रेजेंट कर दूंगा 2024 के। उससे पहले कितनी पोर्शन, किस किस पोर्शन से क्वेश्चन है वो आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा। तो आज आप मेरे साथ बने रहिएगा, पूरी वीडियो जीरो से एंड तक देखिएगा। मैं आज आपको बताऊंगा बेस्ट बुक कौन सी है जीएस को कवर करने के लिए, जामिया बीएलएलबी के लिए। मैं आज आपको बताऊंगा सिलेबस क्या होगा जामिया बीएलएलबी का, कहां से कवर करोगे, क्या क्या पढ़ोगे। आज मैं आपको बताऊंगा कि भाई मोटिवेशन, आपको कैसे मोटिवेशन बरकरार रखनी है, 6 महीने में कैसे खुद से तैयारी करके जामिया बीएलएलबी का एंट्रेंस क्लियर करना है, वो सारी चीजें आपको बताऊंगा। आज आप मेरे साथ बने रहना। आज के बाद आपने ये वीडियो देखी तो जीएस के लिए आपको रोना नहीं पड़ेगा। भाई मैं जीएस कहां से कवर करूं ये नहीं बोलोगे आप। जब आपका सिलेबस, जब आपको 6 महीने बाद जब एंट्रेंस दोगे, इंटर्न देने के बाद कहोगे भाई मैंने आतिफ भाई की वीडियो देखी थी, आतिफ सर की वीडियो देखी थी, जिसने मुझे मेरी जिंदगी को जीरो से हीरो बना दिया। एंड तक बने रहना। मैं आपको पूरा का पूरा एक इंटायर जनरल स्टडीज का पूरा कंसेप्ट बता दूंगा जामिया का, किस तरीके से अप्रोच करना है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कौन सा पोर्शन करना है, किस वे में करना है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। ये जो सेशन का हमारा एजेंडा होगा, वो जो हमारा सेशन चलेगा, इस सेशन का जो हमारा एजेंडा होगा, सबसे पहले हम डिटेल एनालिसिस करेंगे पास्ट के पेपर का। 2024 का, हम 2024 से लेकर 2016 तक का जो जामिया के पेपर है उसका पहले हम बहुत अच्छे से एनालिसिस करेंगे। हम उसके बाद बेस्ट बुक करेंगे, हमारी जो जीएस के लिए बेस्ट बुक कौन सी होगी। हम उसके बाद पेपर सॉल्व करेंगे, हमारा पेपर सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा पेपर क्या होगा। इसके बाद यहाँ पे हम सिलेबस देखेंगे, यहाँ पे हमारा सिलेबस क्या होगा। जेएमआई पीएलएलबी के लिए जो हमारा सिलेबस जीएस का पोर्शन का जनरल स्टडीज का जो सिलेबस होगा वो हमारा सिलेबस क्या होगा। एंड में हम देखेंगे कैसे हम जामिया पीएलएलबी को कैसे क्रैक करेंगे। ये सारा हमारा सेशन होगा, सिर्फ और सिर्फ इंटायर की जो सेशन है सिर्फ जनरल स्टडीज का है, जामिया पीएलएलबी की जनरल स्टडीज का। चलो हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। अगर हम बात करें 2024 की जनरल स्टडीज के जेएमआई के पोर्शन में, तो टोटल 50 क्वेश्चन आए। भर कर क्वेश्चन पूछ दिया। 2024 में जामिया ने टोटल 50 क्वेश्चन पूछे। आपके सामने स्क्रीन पे सारे पोर्शन के क्वेश्चन गिवन है कि कहां कहां से कितने क्वेश्चन आए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सभी लोग स्क्रीन पे, आप सभी लोग क्या करो, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको प्रिंट आउट कर लीजिएगा। आप यहाँ पे देखो कि टोटल 5 क्वेश्चन आए थे जेएमआई बीएलएलबी में, मिसलेनियस के पोर्शन से 5 क्वेश्चन आए थे। इस पांचों क्वेश्चन में पूछा गया था कि पहले आईएनसी के पहले प्रेसिडेंट कौन थे, मुस्लिम प्रेसिडेंट। इसने पूछा कि फर्स्ट पर्सन कौन था जो विदाउट ऑक्सीजन माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। इसने पूछा कि पहला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया, फीफा के बारे में क्वेश्चन पूछा। तो ये पहले इंडिया में या वर्ल्ड में पहली पहली बार कब हुआ था, तो ये 5 क्वेश्चन पूछा। इसको मैं बताऊंगा कि कहां से क्वेश्चन आए, किस वे में आए। जब पेपर को सॉल्व करूंगा तो अभी आप लोगों को शो करूंगा। 5 क्वेश्चन आया हमारे निकनेम से, एक क्वेश्चन हमारा निकनेम से आया। वो भी निकनेम क्या था भाई, हमारे उनके बारे में था, ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है। 2 क्वेश्चन हमारे डेट के आए थे। 2 क्वेश्चन हमारे डेट के आए थे। डेट में भाई कैसी डेट पूछी गई थी यार, अर्थ के बारे में पूछ दिया गया, अर्थ डे कब मनाया जाता है। ह्यूमन राइट के बारे में पूछ दिया, ओ भाई ह्यूमन राइट के बारे में पूछ दिया। हमारे 5 क्वेश्चन जियोग्राफी के थे। उसमें क्या पूछा गया, 5 क्वेश्चन जियो के थे। 5 क्वेश्चन जियोग्राफी मुझसे पूछा कि भाई ये बताओ कि रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है। उसने फिर उसके बाद ब्राजील में क्या नाम है, एक मुझे याद नहीं आ रहा है, उसने कैपिटल के बारे में पूछ दिया। और 2-3 क्वेश्चन थे, अभी हम देखेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हिस्ट्री में 4 क्वेश्चन पूछा।
इसमें 4 क्वेश्चन में क्या पूछा, चिपको मोमेंट, होम रूल। उसके बाद इसने 2 क्वेश्चन और पूछा, अभी हम डिस्कस करेंगे। एक इसने इकोनॉमिक्स के 1 क्वेश्चन पूछा, इकोनॉमिक्स से क्या पूछा, बैंक रेट के बारे में पूछ दिया। साइंस के इसने 2 क्वेश्चन पूछा, हेपेटाइटिस के बारे में पूछा और स्टेप्स के बारे में पूछा, स्मॉलेस्ट बोन के बारे में पूछा। हेडक्वार्टर के बारे में पूछा, 2 हेडक्वार्टर, यूनाइटेड नेशन के नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल नहीं, एक था आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक के बारे में पूछा, एक दूसरा याद नहीं आ रहा मुझे। यूनाइटेड नेशन के बारे में 3 क्वेश्चन पूछा, भाई पूछो मत, इतना इजी क्वेश्चन, इतना इजी क्वेश्चन जो हम लोगों ने कराया था अपनी कोचिंग में बच्चों को। कैसे क्वेश्चन आए थे, कैसे क्वेश्चन, एक यूनाइटेड नेशन के परमानेंट मेंबर के बारे में, नॉन परमानेंट मेंबर के बारे में, वीटो पावर किनके पास होती है, और परमानेंट ऑर्गन के बारे में। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में 6 क्वेश्चन था। मिसलेनियस में जामिया कहता कि भाई मैं कुछ भी पूछ लूं आपसे, मतलब मैं कुछ भी पूछूं। 19 क्वेश्चन मिसलेनियस के क्वेश्चन थे जो कि जामिया ने कुछ भी पूछ दिया था, जो मन आया वो उठाकर पूछ दिया। तो ये सभी क्वेश्चन को अभी हम आगे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। ये सारे जामिया के जनरल स्टडीज का पूरा इंटायर था। अब इसके बाद आप यहां से देख सकते हो कि ये इतने इंटायर थे। अब हम आगे डिस्कस करते हैं, अभी बाद में पेपर को सॉल्व करेंगे। ये मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दी, ये ऑल अबाउट जामिया के 2025-24 के जीएस का पोर्शन था। जामिया कहता है कि हम 40 नंबर की जनरल स्टडीज पूछेंगे हर साल। हर साल कहता है कि हम 40 नंबर की जनरल स्टडीज पूछते हैं, लेकिन जब बात करते हैं 2024 की तो इसने 50 क्वेश्चन पूछा। 2023 में इसने 20 क्वेश्चन पूछा। 2022 में इसने 30 क्वेश्चन पूछा जीएस के। 2021 में इसने 32 क्वेश्चन पूछा जीएस के। 2020 में इसने 40 क्वेश्चन पूछा। 2020 एक ऐसा जामिया का पेपर था जिसमें अपनी लिगेसी को मेंटेन रखा था, हर पोर्शन से एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछा था। 2019 में इसने जीएस के पोर्शन से 16 क्वेश्चन पूछे, 2018 से 27 क्वेश्चन पूछे, 2017 से 39 क्वेश्चन, 2016 से 22 क्वेश्चन। ये हो गया। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको अपने पास रख सकते हो और देख सकते हो कि इतने इतने क्वेश्चन जीएस पोर्शन से आए थे। अब बात करते हैं कि बेस्ट बुक कौन सी होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एहतिशाम लॉ के बैच के बारे में बताना चाहता हूं कि एहतिशाम लॉ का स्कॉलरशिप टेस्ट होने वाला है, जो कि 25 नवंबर को होने वाला है, जिसमें हम 30 बच्चों को ऑनलाइन फ्री में पढ़ाते हैं और 10 बच्चों को ऑफलाइन फ्री में पढ़ाते हैं। अगर आप भी एहतिशाम लॉ का एंट्रेंस फॉर्म देना चाहते हैं, जो कि 25 नवंबर को होने वाला हमारा एंट्रेंस, जो कि हमारा दोनों मोड में होगा, ऑनलाइन भी होगा, पेपर ऑनलाइन भी होगा और पेपर ऑफलाइन भी होगा। अगर आप चाहते हो हमारा स्कॉलरशिप टेस्ट ऑनलाइन देना, तो आप जाके www.ehtishamlaw.com की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, ehtishamlaw.com, या हमारे डिस्क्रिप्शन में गिवन लिंक पे वहां से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप ऑफलाइन एंट्रेंस देना चाहते हैं तो भी वही रजिस्ट्रेशन लिंक है, वहां से भी आप कर सकते हैं। ऑफलाइन का सेंटर हमारा दिल्ली है, अलीगढ़ है, आजमगढ़ है, पटना है। अगर आप यहाँ पे आकर पेपर देना चाहते हो, यहाँ पे आके पेपर दे दीजिए हमारे स्कॉलरशिप का। अगर आप ऑनलाइन देना चाहते हो, ऑनलाइन दे दीजिए। फॉर्म की फीस 300 रुपीज है, वहां से फिल कर सकते हैं। हमारे जो प्रीवियस ईयर का बैच था, ये लड़की बहुत ही इनक्रेडिबल थी, महक, जिसकी ऑल ओवर इंडिया रैंक बनाई थी बीए में, ऑल ओवर इंडिया रैंक 18 आई थी बीए एलएलबी में अलीगढ़ में, और ऑल ओवर इंडिया रैंक बनाई थी जामिया बीएलएलबी एसएफ में, और उसके बाद ऑल ओवर इंडिया रैंक बनाई थी। वहीं अंजला की रैंक 84 आई थी एमयू बीएलएलबी में, रैंक 8 आई थी जामिया बीएलएलबी के एसएफ में। दिस इज ऑल अबाउट एहतिशाम लॉ के बैचेस के बारे में। तो आप ज्यादा से ज्यादा जल्द से जल्द इसे ज्वाइन करिएगा। हमारा जो बैचेस स्टार्ट होने वाला है, जो बैचेस हमारा स्टार्ट होने वाला है, 1 तारीख से क्लासेस, नया बैच जो स्टार्ट होगा वो 1 तारीख से क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन करिएगा। जिस पल का हमें इंतजार था वो चीज स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट जामिया बीएलएलबी जनरल पेपर, जनरल स्टडीज पेपर एनालिसिस। एक एक क्वेश्चन कहां से आया, कहां से बना, किस टॉपिक से बना, कौन सी बुक से कॉपी हुआ, एहतिशाम लॉ के मटेरियल से कितने क्वेश्चन आए, मैं आपको बताऊंगा कि हमारे मटेरियल से नियर बाई 20 क्वेश्चन आए थे। एहतिशाम लॉ के मटेरियल जो 2.0 बैच चला था, उस बैच से नियर बाई 20 क्वेश्चन आए थे। हमारे स्टडी मटेरियल से आ गए थे, उठकर सेम टू सेम क्वेश्चन आ गए थे। तो चलो आओ हम आगे बढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं जेएमआई बीएलएलबी का पेपर एनालाइज करना, जो कि जनरल स्टडीज का टोटल 50 क्वेश्चन आया, तो वो पूरे 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखेंगे कि किस टॉपिक से बना, कौन सी बुक यूज हुई, कौन सा रिसोर्सेज यूज हुआ, क्या पीवाईक्यू से आया, क्या हमारे एहतिशाम लॉ के स्टडी मटेरियल से क्वेश्चन आए या नहीं आए। जिससे पहले हमारा बैच चला था 2.0 का। तो आज आपका मैं पूरा का पूरा बेसिक कंसेप्ट बता दूंगा कि जीएस को आज मैं आपको इंडिपेंडेंट बना दूंगा, आपको किसी चीज की और जरूरत नहीं होगी। चलो आओ हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन,
हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट? मुस्लिम प्रेसिडेंट फर्स्ट, यहाँ देखो फर्स्ट की बात हुई है। आप इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो हमारा राइट आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। आप इस क्वेश्चन को हर जगह सॉल्व किए होंगे। ये क्वेश्चन डीयू में भी आया है, डीयू एलएलबी का भी क्वेश्चन है, डीयू एलएलबी का भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन क्लैट में भी आया है, ये क्वेश्चन लूसेंट की बुक में भी है, ये क्वेश्चन लूसेंट की बुक में भी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही फेमस है। ये क्वेश्चन लूसेंट की बुक में मिसलेनियस में भी है, मिसलेनियस में भी गिवन है। सामने अभी आपको मैं स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा ये कहाँ कहाँ क्वेश्चन आया। बहुत इजी हलवा क्वेश्चन था। तो ये सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो कि लूसेंट की बुक में आप यहाँ पे देख सकते हो कि आप जब मिसलेनियस का पोर्शन ओपन करोगे तो फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी। ये लूसेंट की बुक का मैं आपके सामने स्क्रीनशॉट दिखाता हूँ। बात हुई हमारे स्टडी मटेरियल की, जो एहतेशाम लोग का स्टडी मटेरियल था, क्या उससे ये क्वेश्चन बना था या नहीं बना था? सेम टू सेम क्वेश्चन उठ के आया था। हमारा जो स्टडी मटेरियल जो गिवन दिया गया था उसमें से ही सामने उठकर आ गया था बदरुद्दीन तैयब जी, हु वाज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट। ये हो गया हमारा जीएस का पहला क्वेश्चन, जीएमआई पीएलएलबी में जो जीएस के पोर्शन से आया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, हु वाज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन? यूनाइटेड नेशन का पहले की बात हुई है ना, जब हमने हमने क्वेश्चन में बात किया कि फर्स्ट जो पहले पर्सन आया जो 5-4 क्वेश्चन फर्स्ट करके पूछा था, तो पहले सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन कौन थे? आपको पता है ट्रैगविल लाए थे हमारे सेक्रेटरी जनरल। देखो ये लूसेंट की बुक में तो गिवन है, मिसलेनियस के पोर्शन में ट्रैगविल लाए के बारे में, और ये मैंने क्लासेस भी ली थी। तो शाम लॉ में जब मैं पढ़ा भी रहा था, मैं यूनाइटेड नेशन की क्लासेस लिया था, तो यूनाइटेड नेशन की क्लास में भी बताया था कि ट्रैगविल इज द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड एंटोनी ग्यूटरस। अभी हमारे जो प्रेजेंट है वो एंटोनी ग्यूटरस है। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो आप यहाँ पे लूसेंट की बुक में देख सकते हो कि सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशन एंड देयर टेन्योर। यहाँ पे देखो हमारे जो पहले ट्रैगविल नॉर्वे के रहने वाले थे, इन्होंने ये मिसलेनियस के पोर्शन में लूसेंट की बुक से भी ये क्वेश्चन बनाया। आप वहां पे अगर जो जो स्टूडेंट पढ़ा होगा, खुद से सेल्फ स्टडी किया होगा, ये यहाँ से सॉल्व कर लिया होगा। जो हमारे बैच में थे उनको भी पढ़ाएगा। तो ये देखो मैं यहाँ पे सेक्रेटेरिएट जब पढ़ा रहा था, सेक्रेटेरिएट में सिक्योरिटी जनरल जो होते हैं वो सेक्रेटेरिएट में होते हैं। ट्रैगविल पहले हमारे सिक्योरिटी जनरल थे, और एंटोनी ग्यूटरस यहाँ पे देखो मैंने करा था, एंटोनी ग्यूटरस हमारे प्रेजेंट थे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया टू डाई इन ऑफिस? हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे जो ऑफिस में मर गए थे? ये भी जीएमआई पीएलएलबी का क्वेश्चन है, जीएस के पोर्शन का। तो भाई आपको पता है कि जवाहरलाल नेहरू हमारे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू इन्होंने ऑफिस में मर गए थे, ये पहले थे। तो यहाँ पे तो जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन में है ही नहीं। देखो मोती मुरारी देसाई के बारे में, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में नहीं है। तो दूसरे प्राइम मिनिस्टर जो थे वो हो जाएंगे हमारे, तो लाल बहादुर शास्त्री यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। भाई जवाहरलाल नेहरू के बाद लाल बहादुर शास्त्री ऑफिस में मरे थे, तो राइट आंसर इज। अब ये क्वेश्चन कहाँ से बना? ये भी क्वेश्चन बना था लुसेंट की बुक में गिवन है, ये भी क्वेश्चन गिवन है। देखो 3 प्राइम मिनिस्टर हु डाई इन द ऑफिस। जब आप पॉलिटी का पोर्शन ओपन करोगे तो वहां पॉलिटी के पोर्शन में 3 प्राइम मिनिस्टर हु डाई इन ऑफिस। ये क्वेश्चन है पॉलिटी का, लेकिन हम इसलिए जीएस में रखे क्योंकि फर्स्ट की बात की गई थी। जब फर्स्ट की बात की गई तो हम इसको उठाकर लेकर आ गए यहाँ पे। तो पहले प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू, दूसरे लाल बहादुर शास्त्री, तीसरी हमारी मिसेस इंदिरा गांधी 31 अक्टूबर 1994। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन, जो कि देखो क्वेश्चन का टफनेस देखो। इतने मैं बताता हूं कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 20 तक एकदम 1 से लेके 30 या एक मतलब जैसे कि आप इतना याद रखो कि 22 क्वेश्चन हलवा थे, जिनको कोई भी कुछ नहीं हर कोई कर लेगा। उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें ट्रिक ही लगाकर 10 से 12 क्वेश्चन, 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें आप ट्रिक लगा के एलिमिनेट करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। 12 से 15 क्वेश्चन बहुत टफ थे, जिनको आपको छोड़ देना था, उसको आपको करना नहीं था। तो ये ऑल अबाउट था। वेयर द फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप? पहला फीफा वर्ल्ड कप कहाँ खेला गया था? कहाँ खेला गया था? आपको पता है कि आपको पता है कि मिसलेनियस के पोर्शन में, लूसेंट के मिसलेनियस के पोर्शन में गिवन है कि भाई फीफा के बारे में पूरा गिवन था। वहां पे भी वहां से भी ये क्वेश्चन बने, अगर जो भी पढ़ा होगा यहाँ पे देख सकते हो कि द फर्स्ट वर्ल्ड कप वाज ऑर्गेनाइज्ड एज मिंटो मोंटेवीडियो उरुग्वे। तो यहाँ पे खेला गया था, और उरुग्वे इज पहली कंट्री थी जिन्होंने फर्स्ट फीफा वर्ल्ड कप भी जीता था। तो दिस इज द वेरी राइट आंसर। यहाँ पे आपके सामने मैंने स्क्रीन पे शो कर दिया। ये भी क्वेश्चन था, ये अगर आप लूसेंट का मिसलेनियस पोर्शन पढ़े होंगे, वहां पे मिसलेनियस के पोर्शन में ये क्वेश्चन गिवन है। मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए शो कर रहा हूँ
जो भी स्टूडेंट कहता है कि यार मैं जीएस कहाँ से पढूं, कैसे तैयारी करूं, अभी आपके पास टोटल 6 मंथ है, 6 महीने आपके पास हाथ में है। आप ये मत सोचो कि मेरा किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन में सिलेक्शन हो जाएगा, मेरा कहीं हो जाएगा तो मैं पढ़ लूंगा, मेरा यहाँ हो जाएगा। एक बात अपने दिमाग से याद करके रखो, निकाल लो अपने दिमाग से, कोचिंग में इंस्टीट्यूशन जो रिजल्ट दिखाती है वो स्टूडेंट का, ऐसे स्टूडेंट का दिखाती है जो पहले ही सी तुर्रम खा होते हैं, जो पहले ही सी जिनको सब कुछ आता है, बस वो अपने में सिलेक्ट करके उनको थोड़ा सा मेंटेन कर देते हैं। बस आप एक याद रखो कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट कर दिए, अपने आप से सेल्फ बन गए, इंडिपेंडेंट बन गए, कोचिंग आपको बस गाइडेंस देती है, आपको एक राह देती है, आपको एक मंजिल तक पहुंचाने का काम करती है, आपको कंपटीशन में लेके जाके पुट कर देगी कि आप डिमोटिवेट ना हो, हर एक चीज ना हो, और कुछ मटेरियल होता है इजीएस्ट फॉर्म में देती है। लेकिन अगर आप खुद से ही अपने आप में एक आग आपके अंदर है, एक आग डेवलप है, तो उस आग को लेकर चलो। आपको मैं सेल्फ बनाने आया हूं, आपको ये ना रहो कि भाई मुझे जीएस के बारे में कुछ नहीं पता था, सर मुझे जीएस के बारे में कुछ नहीं पता था, जिसकी वजह से मैं आज जामिया में नहीं सिलेक्शन हो पाया, यहाँ मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उसकी वजह से मैं सारी चीजें लाकर लेकर आया हूं, आपको दिखा रहा हूं कि यहाँ यहाँ से क्वेश्चन बने। आप इस सोर्स को फॉलो करो, यहां से फॉलो करके आप अपने आप को सेल्फ बनाओ, जीएस में सेल्फ बनाओ, और जितनी है सारी चीजों को मैं बताऊंगा। चलो और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Who was the first person to climb Mount Everest? According to me, ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से टफ था, क्योंकि हर एक स्टूडेंट पढ़ता है कि पहला पर्सन कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, पहली ओमेन कौन है जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी, पहला ऐसा पर्सन, इंडियन पर्सन जो है माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा। यहाँ पे भाई क्वेश्चन पूछ दिया विदाउट ऑक्सीजन कौन चढ़ा था, तो आपको पता ही है कि विदाउट ऑक्सीजन हमारे रेनहोल्ड मेसनर जो थे, हमारा राइट आंसर है ये, विदाउट ऑक्सीजन ये चढ़े थे। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ था, जो पर्सन अगर इसको नहीं किया होगा, और अदरवाइज तो अगर ये फर्स्ट पर्सन के बारे में भी इंसान पढ़ा होगा तो ये उसके लिए इजी था। हु वॉज नोन एज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया? किनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? ये हर एक जगह क्वेश्चन को सॉल्व कराया जाता है। हमारे जो एहतिशाम लगा 2.0 बैच चल रहा था, उस 2.0 बैच में भी इस क्वेश्चन के बारे में काफी डिस्कशन हुआ था कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कौन है। तो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया हमारे दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये लूसेंट की बुक का भी क्वेश्चन है, ये डीयू में भी आया है क्वेश्चन, ये क्लैट में भी आया है, और जामिया मिलिया इस्लामिया के 2024 के बीएलएलबी में है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये हमारी स्टडी मटेरियल से भी था। आप यहाँ पे देख सकते हो क्विज में कराया गया था, हु इज नोन एज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, ये हमारा राइट आंसर है। ये एहतिशाम लॉ की स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है। ये एहतिशाम लॉ की स्टडी मटेरियल में भी जो स्टूडेंट रेगुलर थे उस स्टूडेंट ने आराम से सॉल्व कर लिया था। अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपको पता है कि अर्थ डे हमारा 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। देखो ये डेट के बारे में क्वेश्चन पूछा, लूसेंट की बुक में मिसलेनियस के पोर्शन में डेट के बारे में होता है, तो आप डेट वहां से कर सकते हो। देखो यहाँ पे देखो डेट के बारे में है ना, इंटरनेशनल मदर अर्थ डे 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ये लूसेंट की बुक का मैं आपको स्क्रीनशॉट लेकर दे दिया हूँ जहाँ पे ये क्वेश्चन गिवन है। उसके बाद ये हमारे स्टडी मटेरियल से आया था, जो हमने मिसलेनियस के पोर्शन का स्टडी मटेरियल दिया था। वर्ल्ड अर्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? 22 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ये सीधे सीधे क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से जो हमने प्रोवाइड किया था, पीडीएफ प्रोवाइड किया था, उन सारी पीडीएफ से सीधा सीधा क्वेश्चन उठकर आ गया था आपके सामने स्क्रीन पे मैंने प्रेजेंट कर दिया है। कि लोग समझते हैं कि किसी चीज को झूठ बोलना, कोई किसी को डिफेम करके कुछ भी कहीं ना कहीं ग्रुप में लोग आपस में कोई ना कोई बात फैलाकर किसी को डिफेम करते हैं। आपके सामने मैं स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूं जो हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था। ह्यूमन राइट डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? आप सभी लोगों को पता है कि ह्यूमन राइट 10 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। किस चीज को कमेमोरेट करने के लिए मनाया जाता है? ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, हमारा एडॉप्शन ऑफ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट को, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो अब इस क्वेश्चन के बारे में हम बात करते हैं। तो ये भी क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से बना था। आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 49 को देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है ना, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, यूडीएचआर के बारे में यहाँ पे गिवन। अगर जो भी बच्चा थोड़ा सा दिमाग लगाया होता यूडीएचआर के बारे में, तो यहाँ पे यूडीएचआर जो भी पढ़ा होता, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, 10 दिसंबर को मनाया जाता है। तो 10 दिसंबर अडॉप्शन ऑफ यूडीएचआर यहाँ पे टिक लगा देता। तो देख रहे हो आपको क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा सा आगे पीछे होता है, बस सॉल्व करने की टेक्निक और सेम क्वेश्चन होता है, उसको आगे पीछे करके पूछ लिया जाता है। तो ये भी हमारे स्टडी मटेरियल से था, क्वेश्चन नंबर 8 भी।
विच प्लेनेट इज नोन एज रेड प्लेनेट? रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है? ये लूसेन की ज्योग्राफी का पोर्शन का था, जियो की पोर्शन का था। तो अभी मैं आपको शो करता हूँ लूसेन की बुक का एग्जैक्ट, लूसेन की बुक में एग्जैक्ट भी गिवन है कि रेड प्लेनेट किसे कहा जाता है। ये भी हमारे स्टडी मटेरियल से था, जो हम जियोग्राफी का पार्ट सेकंड गिवन दिए थे स्टडी मटेरियल जियो का, उससे सीधा सीधा क्वेश्चन उठकर आ गया था सेक्शन 3 मार्स का। तो उसके बाद ये यहाँ देखो आप लूसेन की बुक में जो गिवन है, मार्स को हम रेड प्लेनेट भी कहते हैं। ये भी लूसेन की बुक का स्टडी मटेरियल, जब आप बुक प्रेफर करोगे उस बुक में गिवन है, और ये हमारे हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था। सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से उठकर आ गया था। व्हाट इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक कॉल्ड? अर्थक्वेक की स्टडी को क्या कहते हैं? तो अर्थक्वेक की स्टडी को सेस्मोलॉजी कहते हैं। अब इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, तो ये यहाँ पे देख सकते हो, ये भी लूसेन की बुक में जब आप पॉलिटी का पोर्शन, जियो का पोर्शन कवर करोगे, तो जियो के पोर्शन में यहाँ पे गिवन है सिस्मोलॉजी इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। यहाँ पे देख सकते हो ये भी गिवन है, और ये हमारी स्टडी मटेरियल का भी क्वेश्चन है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज, ये मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है, ये मॉक टेस्ट में भी हमारे पूछा गया था। शायद मॉक टेस्ट नंबर 13 या कुछ ऐसे करके है, मुझे याद नहीं आ रहा है। स्टडी ऑफ अर्थक्वेक इज नोन एज, अर्थक्वेक की स्टडी को क्या कहते हैं? सेस्मोलॉजी। ये हमारे मॉक टेस्ट में भी पूछा गया था, सीधा क्वेश्चन उठकर हमारे जेएमआई बीएलएलबी में आ गया। अब देखो रायसीना हिल्स कहाँ पे लोकेटेड है? ये हमारा क्वेश्चन ये है तो जियोग्राफी का। ये भी क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से उठकर आ गया था, सीधा सीधा क्वेश्चन हमारे स्टडी मटेरियल से आ गया था। अब देखो रायसीना हिल ये हमारी दिल्ली में प्रेजेंट है, और ये देखो क्वेश्चन का पैटर्न देखो सीधे हमने जियोग्राफी का ये पोर्शन, ये जियो का पोर्शन था, जियो के पोर्शन में हमने गिवन था रायसीना हमारी दिल्ली में प्रेजेंट है। कि हमारे स्टडी मटेरियल का ये जियो का पार्ट 1 दिए थे, उसमें प्रेजेंट था। राशन जियो के पार्ट 1 या मिसलेनियस, मुझे याद नहीं आ रहा है मिसलेनियस का है या जियो के पार्ट 1 का है, मिसलेनियस के पार्ट 1 का या जियो के पार्ट 1 का स्टडी मटेरियल से है। एज लंग्स ऑफ अर्थ का लंग्स कौन सी कंट्री को कहा जाता है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ब्राजील इज कॉल्ड अ लंग्स ऑफ अर्थ। क्योंकि लंग्स ऑफ अर्थ इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें यहाँ पे बहुत ही वास्ट एंड फॉरेस्ट है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा था, ठीक ठाक था। ये इजी नहीं कहा जा सकता। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। ब्राजील को अर्थ ऑफ लंग्स भी कहा जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात होती है। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो कैपिटल के बारे में पूछा गया था। आप सभी लोगों को यहाँ पे यूक्रेन गिवन है, आप सभी लोगों को पता है कि यूक्रेन बहुत विवाद में चल रहा है रसिया और यूक्रेन के वार की वजह से। तो हमें तो पता ही है यूक्रेन की कैपिटल क्या कीव है। हर एक किसी स्टूडेंट को पता होगा कि यूक्रेन की कैपिटल क्या कीव है। और देखो यहाँ पे एक और है मोरक्को भी है, थोड़ा सा न्यूज में रहता है। तो मोरक्को की कैपिटल क्या है? हमारी रबात है। हमारे पास जो 2-3 ऐसे नाम माने जाने नाम होते हैं, हम उसकी कैपिटल को जोड़ लेते हैं। फिर आंसर में देखते हैं क्या यार यूक्रेन का सी का 1 गिवन है, कहीं सी का 1 यहाँ पे गिवन है, सी का 1 यहाँ पे गिवन है। तो इन दोनों में से एक होगा, यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे गिवन है। अब देखो यहाँ पे मैंने बी का ऑप्शन नंबर सी टिक किया है, रबात। अब यहाँ पे देखो बी का ऑप्शन नंबर 3 कहाँ पे? यहाँ पे। तो राइट आंसर ही सही हो गया। अगर आपको कैपिटल के बारे में पढ़ना है तो लूसेन की बुक में पीछे गिवन है मिसलेनियस की, लूसेन की मिसलेनियस में गिवन है कैपिटल के बारे में। तो कैपिटल आप वहां से जाकर पढ़ सकते हो। कैपिटल एंड करेंसी के बारे में आप जाके वहां पीछे से पढ़ सकते हो। तो ये हम आपको देखते हैं कि यहाँ पे देखो मोरक्को, लूसेन की बुक में मोरक्को के बारे में रबात, उसकी करेंसी क्या है। देखो नेम द मोमेंट, एंड क्वेश्चन नंबर 14 के बारे में बात करते हैं। तो नेम द मोमेंट स्टार्टेड इन द 1970s बाय द माउंटेन ओमेन ऑफ नॉर्थ इंडियन हु हक ट्रीज टू सेव देम फ्रॉम बीइंग कट डाउन। भाई ये जो 1970s में पेड़ की कटाई को रोकने के लिए जो मोमेंट लॉन्च किया गया था, उस मोमेंट का बहुत ही फेमस था चिपको मोमेंट। ये हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन है, मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। देखो चिपको मोमेंट जो मैंने हिस्ट्री का पार्ट सेकेंड स्टडी मटेरियल दिया था, तो ये चिपको मोमेंट प्रिवेंटिंग द फॉलिंग ऑफ ट्रीज, और ये 2008 के क्लैट के पेपर में भी आ गया है। क्लैट में भी ये क्वेश्चन आ चुका है
2008 में ये क्लैट की भी कॉपी था। ये हमारे स्टडी मटेरियल में भी था, एहतेशाम लॉ की स्टडी मटेरियल में भी था, एहतेशाम लॉ की स्टडी मटेरियल में भी था ये क्वेश्चन। तो ये जितना इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आपके सामने मैं दिखा दिया हूँ कितना इंपॉर्टेंट था क्वेश्चन नंबर 14। एंड ऑफ 15 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन, होम रूल मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय। होम रूल मूवमेंट को किसने स्टार्ट किया था? तो होम रूल मूवमेंट को बाल गंगाधर तिलक ने स्टार्ट किया था होम रूल मूवमेंट को। यहाँ पे आप जब लूसेंट की पोर्शन का हिस्ट्री का पोर्शन आप पढ़ोगे तो हिस्ट्री के पोर्शन में होम रूल मूवमेंट यहाँ पे गिवन है। देखो आपके लिए कौन सी आपको जीएस की एक बुक कवर करनी है, चाहे आप अरिहंत पढ़ो चाहे आप लूसेंट पढ़ो, दोनों में से एक बुक को आपको अपना सोर्स मानना पड़ेगा, चाहे एक क्वेश्चन आए या ना आए। मैं कहता हूं कि जीएस के 40 क्वेश्चन आता है, 40 क्वेश्चन में से एक भी क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आपको एक बुक प्रेफर करनी ही करनी है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। क्योंकि एक स्टूडेंट जो होता है ना, जब पढ़ता है वो सेल्फ स्टडी करता है, उसका दिमाग की बुद्धि खुलती है, वो चीजों को समझता है। आप जामिया का 2016 से लेकर 2024 तक का पेपर उठाओ, उसके पेपर का बाइफरकेट कर दो जीएस के पोर्शन को, देखो भाई एक एक क्वेश्चन कहां कहां से आए हैं, कौन सी टॉपिक से कवर हुए, उस चीज को आप कवर करने की कोशिश करो, अपना खुद का सिलेबस बनाओ। मैं आपके सामने स्क्रीन पे इसलिए लूसेंट की बुक का चीजों को दिखा रहा हूं कि आप देखो, समझो कि इस क्वेश्चन यहां से क्वेश्चन आया, मुझे ये कवर करना है, मुझे ऐसे पढ़ना है। मैं आपको मैं आपको कोई कोई एडवर्टीजमेंट करने नहीं आया हूं, किसी चीज का अपने आप को दिखाने नहीं आया, मैं इसलिए आया हूं यहाँ पे कि आप लोगों को पेपर एनालिसिस करके बता दूं आपको कैसे इंडिपेंडेंट बनना है, कैसे खुद की सेल्फ स्टडी करना है, कैसे अपने आप को खुद को एक लेवल पे लाना है। क्योंकि देखो कोचिंग एक काम ही होता है, तो आप यहां से भी कवर कर सकते हो, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में बात करते हैं। ये बहुत ही इजी और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमारे मॉक टेस्ट में भी और ऐसे भी कराया गया था। पोखरान सेकंड जो न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था, वो उस टाइम पे हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन थे यार? हर किसी को पता, अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर थे। जब पहला पोखरान हुआ था, स्माइलिंग बुद्धा शायद उसको उसको एक टाइटल दिया गया था, जब पहला फर्स्ट हुआ था, जब पहला हुआ था तो उसमें जो उसका टाइटल था शायद स्माइलिंग बुद्धा करके उसको वो दिया गया था, बुद्धा करके टाइटल दिया गया था। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। एंड 17 के बारे में बात करते हैं। विच मुगल एम्परर वाज द फादर ऑफ जहानारा बेगम? जहानारा बेगम के फादर कौन थे? जहानारा बेगम के फादर हमारे शाहजहां थे। जहानारा बेगम के हमारे फादर कौन थे? शाहजहां थे। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 17। 17 के हमारे मुगल पीरियड का क्वेश्चन था, मुगल पीरियड से क्वेश्चन था। देखो हमारे पास जीएस के कितने पोर्शन आए, हमारे हिस्ट्री के कितने पोर्शन आए, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 16 पोखरान सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट एंड होम रूल के बारे में, फिर उसके बाद ये देखो चिपको मूवमेंट के बारे में। हमारे पास टोटल कितने 4 क्वेश्चन है, एक चिपको मूवमेंट का, एक होम रूल का, और एक हमारा पोखरान सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट के बारे में, एक हमारा जहानारा बेगम का। तो आप ये 4 क्वेश्चन इस वक्त आए, चारों क्वेश्चन आपने स्क्रीन पे देख लिया, कितने इजी टाइप के क्वेश्चन थे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 ये किसका? इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन आया था। इकोनॉमिक बैंक रेट क्या होता है? बैंक रेट वो रेट होता है जहां से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्रेडिट करती है, इंडिया गिव्स क्रेडिट टू कॉमर्शियल बैंक। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये मैं आपको बताता हूँ कि बैंक रेट, ये सिंपली पहला ही ऑप्शन इसका सही है। मैं आपको दिखाता हूँ बैंक रेट कहाँ पे, जब आप इकोनॉमिक्स का पोर्शन पढ़ोगे लूसेंट की बुक में, बैंक रेट के भी बारे में गिवन है कि बैंक रेट क्या है। बैंक रेट जो हमारा सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री अलाउ फाइनेंस कॉमर्शियल बैंक को फाइनेंस देता है। तो यहाँ पे भी जो भी स्टूडेंट पढ़े होंगे यहाँ पे वो यहाँ से इसको सॉल्व कर लिए होंगे। ये हो गया हमारा बैंक रेट के बारे में। is B is a potentially life threatening infection of, किस चीज का इन्फेक्शन है भाई? आपने पढ़ा होगा यार, ये लीवर है, आपने देखा होगा कि लीवर की जो सिरप होता है उसमें कहीं ना कहीं गिवन होता है यार, ये तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, ये भी लूसेंट की ये हमारा साइंस का क्वेश्चन है, ये हमारा साइंस का है, साइंस का ये पहला क्वेश्चन है, साइंस का ये पहला क्वेश्चन है कि हमारे लूसेंट की बुक में गिवन है, गिवन है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि कहाँ गया हेपेटाइटिस लीवर का। यहाँ पे ये जो आप वायरस के बारे में पढ़ोगे, इन्फेक्शन के बारे में पढ़ोगे, तो वहां पे ये गिवन है। सिंपल क्वेश्चन था ये। देखो यहाँ पे हमें लगता है यार कितना बड़ा क्वेश्चन आ गया, क्या आ गया यार भाई? खुद से पढ़ना तो स्टार्ट करो। देखो हर एक चीज को नहीं पढ़ाता इंसान, हर एक चीज को एक स्टूडेंट होता है ना, वो उसका जितनी अंदर आग होती है वो उतनी अंदर तक डीप जाता है।
अगर आपको जामिया चाहना है, अगर आपको जामिया चाहिए, तो ये हो गया हमारा हेपेटाइट, ये हो गया हमारा, यहाँ से क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? हमारी ह्यूमन बॉडी की स्मॉलेस्ट बोन क्या है? ये हमारे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी? जनरल स्टडीज का 13 है, क्या है? स्टेप्स। स्टेप्स हमारा क्वेश्चन में गिवन था, गिवन था, ये भी हमारे मॉक टेस्ट का क्वेश्चन है। स्टेप्स इज द राइट आंसर। आप यहाँ से भी आपने देख लिया होगा कि ह्यूमन बॉडी का स्मॉलेस्ट कौन है। एक लार्जेस्ट बोन भी होती है, लार्जेस्ट होती है। ये भी साइंस का क्वेश्चन था, ये साइंस का क्वेश्चन नंबर 2 था। ये हमारा 2 क्वेश्चन आया था, दोनों इजी थे। ये आपको लूसेंट की बुक में भी स्टेप्स के बारे में मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 21, द हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक आर लोकेटेड एट? आईएमएफ का और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? तो दोनों का हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी में है। तो ये हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन कॉपी था, ये भी हमारे स्टडी मटेरियल का, हमने मिसलेनियस का पोर्शन शायद जो दिया तो उसमें गिवन है। वर्ल्ड बैंक कहाँ पे? वॉशिंगटन डीसी, अलग से क्वेश्चन था। हेडक्वार्टर ऑफ आईएमएफ कहाँ है? वॉशिंगटन डीसी, ये पे। तो राइट आंसर दोनों को हो सकता है, यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों का राइट आंसर यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी है। ये हमारे स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन था, एहतेशाम लॉ के स्टडी मटेरियल का। ये किसका? हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर के बारे में बात होती है तो ये 2 हेडक्वार्टर के क्वेश्चन, हमारे 2 हेडक्वार्टर के क्वेश्चन है। ये पहला हेडक्वार्टर का क्वेश्चन हो गया। तो ये हमारे एहतेशाम, वेयर इज द यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट? यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये भी हेडक्वार्टर के बारे में बात हुई है। तो ये इसका राइट आंसर है हमारा स्ट्रैसबर्ग। स्ट्रैसबर्ग इज द राइट आंसर। यहाँ पे आप देख सकते हो यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट कहाँ पे लोकेटेड है? यूरोपियन कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट कहाँ पे लोकेटेड है? यहाँ पे देखो, स्ट्रैसबर्ग इज द राइट आंसर। यहाँ पे सीधा सीधा क्वेश्चन उठकर हमारे स्टडी मटेरियल से आ गया था। और ये भी हमारे स्टडी मटेरियल कहते शामला के, जो भी स्टूडेंट इस चीज को सॉल्व किए होंगे, जितने भी स्टडी मटेरियल सॉल्व किए हैं, उनका सिलेक्शन आसानी से हो गया है शामला के उससे। तो ये सारे मटेरियल है आपके सामने स्क्रीन पे शेयर किया हूं। अगर आपको यूरोपियन कोर्ट के बारे में या हेडक्वार्टर के बारे में पढ़ना है तो आप लूसेंट की बुक को प्रीफर कर सकते हो। पीछे हेडक्वार्टर के बारे में है, वहां से आप कवर कर सकते हो, वहां से अपने इस डाउट को क्लियर कर सकते हो। बात हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। हाउ मेनी नॉन परमानेंट मेंबर आर देयर इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल? बाई नॉन परमानेंट मेंबर 10 होते हैं। ये मैंने स्टूडेंट को यूनाइटेड नेशन का जब पढ़ा रहा था तो उसी टाइम पे मैंने स्टूडेंट को पढ़ाया था। यहाँ पे देख सकते हो कि सिक्योरिटी काउंसिल 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं। उस टाइम भी मैं पढ़ाया था, जो भी बच्चे किए होंगे। और ये क्वेश्चन बहुत ही पीवाईक्यू में भी आए हैं, शायद क्लैट में भी आ चुके हैं, क्लैट में भी आ चुके हैं, डीयू में भी आ चुके हैं, डीयू एलएलबी में भी आए थे, पीवाईक्यू में। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत आसान क्वेश्चन थे, आप इसको सोल्व कर सकते हो। 5 member state which can veto decision made by the United Nations Security Council? ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। मैंने ये एक ट्रिक में बताया था बच्चों को पढ़ने के लिए। ये भी मैंने स्टूडेंट को पढ़ा था। यूनाइटेड नेशन, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट। अब यहाँ पे देख सकते हो कि 5 परमानेंट मेंबर जो मैं पढ़ा रहा था उसको एक ट्रिक से बताया था। फुकरो, फ्रांस, यूके, चाइना, रसिया, यूनाइटेड स्टेट, ये 5 जो कंट्री थे जो परमानेंट मेंबर है, जिनके पास वीटो पावर थी। ये पहला ऑप्शन सही था, चाइना, फ्रांस, रसिया, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट। ये भी हमारे स्टडी मटेरियल थे, ये क्वेश्चन थे, आपके सामने मैंने प्रेजेंट कर दिया जो मैंने बच्चों को पढ़ाया था एहतेशाम लॉ के बैच से। फाइंड आउट द ऑड वन। जनरल असेंबली, ह्यूमन राइट काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टिव काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटेरिएट। देखो यहाँ पे पूछा गया कि ऑड वन बताओ, ऑड वन क्या है? तो हमारा ऑड वन क्या है ना, कि इसमें आप समझ रहे होंगे कि ये मेन ऑर्गन के बारे में बात की गई है। मेन ऑर्गन जो जनरल असेंबली के मेन ऑर्गन है, वहां पे सारे मेन ऑर्गन के बारे में बात की गई। तो इसमें से मेन ऑर्गन क्या है? ह्यूमन राइट मेन ऑर्गन नहीं है, तो ह्यूमन राइट काउंसिल हमारा मेन ऑर्गन नहीं है। मैं जब क्लासेस ले रहा था ह्यूमन राइट की तो उसमें बताया था कि मेन ऑर्गन 6 हमारे होते हैं, ये 6 मेन ऑर्गन है। ट्रस्टिव काउंसिल 1994 में ट्रस्टिव काउंसिल को सस्पेंड कर दिया गया था। ट्रस्टिव काउंसिल को 1994 में ट्रस्टिव काउंसिल को 1994 में सस्पेंड कर दिया गया। तो ये मैं उस टाइम पे भी बताया था कि ऐसी सी बात है। तो ये हो गया हमारा ह्यूमन राइट काउंसिल, ये भी हमारे स्टडी मटेरियल से ही था क्वेश्चन।
अब बात करते हैं कि कन्वेंशन एम टू कंजर्व एंड सस्टेनेबिलिटी मैनेज वेटलैंड। वेटलैंड को कौन सा कन्वेंशन सस्पेंड मैनेज करता है? ये जीके टुडे का भी क्वेश्चन था, जीके टुडे में स्टैटिक के पोर्शन का भी होता है। ये हमारे मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन था, हमारे मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा कन्वेंशन जो होता है वेटलैंड को कंजर्व करता है। तो आप सभी लोगों को पता है कि रामसर रामसर बहुत फेमस है, बहुत ही फेमस है कि भाई ये कंजर्व करता है। तो रामसर इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ बढ़ते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो कि स्टैब्लिश किया गया था हमारी रोम स्टैट्यूट के थ्रू। ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, जो स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे उनके लिए। विच ऑर्गेनाइजेशन एम टू प्रमोट सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट? वर्ल्ड फॉरेस्ट को कौन सा सस्टेनेबल मैनेजमेंट करता है? तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये फाओ इज द राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करते हैं। जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन इज अ लॉ ऑन डेटा प्रोटेक्शन। तो ये कौन सा रेगुलेशन है कि जो डेटा को प्रोटेक्शन करता है? यूरोपियन यूनियन है हमारा राइट आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 30, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूएनसीसीसी। यहाँ पे एफ होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग यार। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। तो इसका फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंजेस। तो ये हो गया हमारा। स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, लुक इनटू क्लाइमेट चेंजेस इशूज, रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट इन द एटमॉस्फेयर, हेल्प इन कार्बन डेटिंग। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। स्टेबलाइज द ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर। इसका राइट आंसर ए है। तो देखो आप, अगर हम क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं, इंडिया इज नॉट अ पार्टी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल ट्रेटीज। इंडिया कौन सी इंटरनेशनल ट्रेटीज की पार्टी नहीं है? तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन इकोनॉमिक सोशल एंड कल्चरल राइट, कन्वेंशन ऑन द राइट ऑफ अ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर एंड अदर क्रूअल इनह्यूमन और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट और पनिशमेंट। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। इंडिया इसका पार्ट नहीं है इंटरनेशनल ट्रेटी का। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। यहाँ से जो क्वेश्चन है ना, 32 से जितने क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या है ना कि आधे तो क्वेश्चन बहुत ही टफ है, आधे क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चन है। आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगाकर, एलिमिनेशन मेथड यूज करके, इससे पहले हमने जितने क्वेश्चन किया उसमें से अभी हमने 31 क्वेश्चन किया, 31 क्वेश्चन हमने टोटल, इससे पहले 31 क्वेश्चन किया। 31 क्वेश्चन में से 25 क्वेश्चन बहुत इजी थे, और उसमें से 25 क्वेश्चन बहुत इजी थे जो हमारे स्टडी मटेरियल से काफी क्वेश्चन थे, और 6 क्वेश्चन थोड़ा सा टफ थे। किस 6 क्वेश्चन टफ थे और 25 क्वेश्चन बहुत इजी थे। आपने उसको तो अभी तक सॉल्व कर लिया, हमने देख लिया। उसमें से हमने देखा कि इससे पहले हमने देखा कि कितने क्वेश्चन ज्योग्राफी के थे, जियो के क्वेश्चन थे, हिस्ट्री के क्वेश्चन थे, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन थे, यूनाइटेड नेशन के क्वेश्चन थे, फर्स्ट पर्सन के बारे में था। तो ये सारे के सारे देख लिए। अब इसके बाद हमारा क्या है ना, ट्रिकी क्वेश्चन है, ट्रिक लगा के यूज करके किए जाते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है, 32 क्वेश्चन है। व्हाट इज द नेम ऑफ न्यूक्लियर डिजास्टर? न्यूक्लियर डिजास्टर जो यूक्रेन में 1986 में हुआ था, उस डिजास्टर का नाम क्या था? तो चेरनोबिल डिजास्टर, डीप वाटर हॉरिजॉन डिजास्टर, कैटरीना डिजास्टर, चैलेंजर डिजास्टर। यहाँ पे देखो कैटरीना डिजास्टर, भाई कैटरीना डिजास्टर तो करती ही है। सरनोबिल डिजास्टर, यहाँ पे देखो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये पीवाईक्यू भी क्वेश्चन है, मे भी क्लैट में भी ये आ चुका है, ये क्वेश्चन हमारे साथ मॉक में भी पूछा गया था। तो ये जो न्यूक्लियर डिजास्टर का जो अकर हुआ था यूक्रेन में, तो ये हमारा सर्नोबिल डिजास्टर जो यूक्रेन में हुआ था, ये हमारा सर्नोबिल डिजास्टर है। ये देखो हमारे जो मॉक टेस्ट में पूछा गया था, द वर्ल्ड लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ पे है? तो हमारा जो ये है ऑप्शन ए इज सर्नोबिल हमारा सबसे दुनिया का लार्जेस्ट न्यूक्लियर पावर स्टेशन है। तो हम उसके अकॉर्डिंग, जो भी स्टूडेंट सॉल्व किया होगा उसके अकॉर्डिंग सर्नोबिल पे मार दिया होगा। यार ये तो पहचान का क्वेश्चन लग रहा है कि क्वेश्चन पे लगा दिया होगा। तो ये दिस इज 32 का ऑप्शन ये हो गया। और उसके बाद हु इज नोन एज अ ग्रीक गॉड? भाई ये क्वेश्चन तो आपको कोई नहीं पढ़ाएगा। ग्रीक गॉड किसे कहते हैं? तो ग्रीक गॉड किसे कहते हैं? ग्रीक गॉड हमारे ऋतिक रोशन को कहते हैं भाई, ग्रीक गॉड, बॉडी वाला, सिक्स पैक वाला। यहाँ पे देख सकते हो ऋतिक रोशन का
कि भाई ग्रीक गॉड कौन है? ऋतिक रोशन। राइट आंसर ऋतिक रोशन। ये हो गया हमारा 33 क्वेश्चन। मार्कस ब्रूटस इज अ शेक्सपियर कैरेक्टर इन विच प्ले? भाई मार्कस ब्रूटस के बारे में कहानी हर किसी को बताई होगी यार, जूलियस सीजर बहुत ही फेमस ड्रामा था। देखो ये आपको कोई कोचिंग वाले नहीं पढ़ाएंगे भाई, क्या ये पढ़ाने वाली चीज है? कोई नहीं पढ़ाएगा आपको भाई। इंग्लिश का क्वेश्चन है क्लास 10th में। क्लास 10th में जब आप जूलियस सीजर का अरे भाई क्लैट लिख रहा हूँ, दिमाग में क्लैट चल रहा है। जब आप क्लास 10th में एनसीईआरटी इंग्लिश पढ़ोगे, एनसीईआरटी इंग्लिश पढ़ोगे, जब क्लास 10 में बात करोगे तो ये मार्कस ब्रूटस के जूलियस सीजर में ये गिवन है, तो ये है। विच इज द लास्ट लैंग्वेज टू बी फाउंड इन द लैंग्वेज पैनल ऑफ इंडियन करेंसी? भाई कुछ भी पूछ लो, जो मन करे पूछ लो। जामिया इज ऑल अबाउट की भाई मैं नोट के बारे में पूछ लूंगा। तो सबसे लास्ट हमारी जो होती है उर्दू होती है सबसे लास्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हो कि भाई यहाँ पे देखो सबसे लास्ट की हमारी उर्दू है। हमारे इंग्लिश नोट में जो पैसा लेकर गए होंगे वो ओपन करके देख लिए होंगे कि भाई सबसे लास्ट में क्या है, उर्दू इज लास्ट में है। विच इज द मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड अमंग द इंडियन लैंग्वेज आफ्टर हिंदी? हिंदी के बाद सबसे ज्यादा स्पोकन कौन की जाती है? हर किसी को पता है यार, बंगाली। बंगाली 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 हर जगह स्पोकन की जाती है हिंदी के बाद। क्योंकि आप अपने एलिमिनेशन मेथड से अपने दिमाग के कंसेप्ट को भी यूज करके यहाँ पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये आपको कोई पढ़ाने वाली चीज नहीं है कि कोई बैठ के पढ़ाए, आपको कोई जीके की बुक में होगी नहीं। यहाँ पे आप इस इंस्टाग्राम रील वील स्क्रॉल करते हैं, कुछ भी देखते हैं तो वहां से आपको मिल जाता होगा। यहाँ पे आपको मैंने कमेंट भी दिखा दिया, बंगाली बंगाली यहाँ से। तो उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। रेगुलेट द मैन्युफैक्चर स्टोरेज डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स फूड आर्टिकल। यहाँ पे एनएफएस, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, एफसीआई, यहाँ पे फसई। आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि जो भी फूड होता है, फूड के पीछे फसई लिखा होता है। फसई लिखा होता है, आपको सभी को पता है फसई लिखा होता है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। व्हाट इज द फुल फॉर्म? इसका राइट आंसर होगा ना, तो ये जो हमारा रेगुलेट करता है, मैन्युफैक्चर करता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आर्टिकल, फूड आर्टिकल। कितने लोग अगर थोड़ा सा पीछे पीछे भी देखते हैं फसई हुए टिक लगा दे, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं होगा, ये एनएफएस एनएफसीआई। फसई का फुल फॉर्म क्या होता है? सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड अथॉरिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। द फुल फॉर्म ऑफ फसई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि मेंटेन करता है हमारे हमारे मेंटेन करता है, रेगुलेट करता है इन सारी चीजों को। आप यहाँ पे देख सकते हो कि फसई का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हो, ये कोई पढ़ाने वाली। व्हाट डज द एसयूवी स्टैंड? अब भाई एसयूवी के बारे में पूछते हैं भाई, एसयूवी क्या होती है? फोर व्हीलर। भाई ये एसयूवी अच्छी है, ये एसयूवी अच्छी है। आप सभी लोगों को पता है कि भाई ये तो मेरी मन पसंदीदा एसयूवी है। तो एसयूवी का फुल फॉर्म पूछ लिया, तो भाई आप तो पता ही है कि थोड़ा सा दिमाग लगा लेते हैं भाई। एसयूवी एसयूवी एसयूवी, दिमाग लगा के स्पोर्ट यूटिलिटी यूटिलिटी व्हीकल पे टिक लगा देते, आपका राइट आंसर हो जाता। तो ये हो गया थोड़ा सा ये दिमाग यूज, जो माइंड होता है ना, माइंड का यूज। कितने लोग दो रहते यार, जीएस इतना इतना टफ था, इतना टफ था, इतना टफ था। भाई टफ नहीं था। 50 क्वेश्चन में से आप 35 प्लस क्वेश्चन सॉल्व कर लेते। 15 क्वेश्चन छोड़ने वाले थे, चलो ठीक है 15 नहीं आते, लेकिन 35 क्वेश्चन आपके ऐसे क्वेश्चन थे जो 20 तो 25 एकदम हलवा थे। 10 से 12 आपको अपनी दिमाग को यूज करके सॉल्व करना था, जो इजी इजी क्वेश्चन थे। और 12 से 15 क्वेश्चन ऐसे थे चलो छोड़ दो भाई, मत करो मत करो, हेडेक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन थे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ। हु ड्राफ्ट द डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंस? तो राइट आंसर इज थॉमस जेफरसन। तो इन्होंने अमेरिकन इंडिपेंडेंस का डिक्लेरेशन को ड्राफ्ट किया। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हो इनका फोटो, ये भैया ने ड्राफ्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 40, विच सिविल राइट लीडर गिव द फेमस आई हैव अ ड्रीम स्पीच? किसने दिया आई हैव अ ड्रीम स्पीच? बताओ बताओ जल्दी बताओ। द राइट आंसर इज मार्टिन लूथर किंग जेआर ने दिया था। फेमस सिविल राइट, ये बहुत ही फेमस सिविल राइट ट्रेडर थे जिन्होंने कहा कि आई हैव अ ड्रीम स्पीच। इन्होंने कहा इनका फोटो आप यहाँ पे देख सकते हो कि भैया ये बहुत ही फेमस इंसान है, बहुत ही फेमस है। आप लोगों ने इन्हें कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं ये आई हैव अ ड्रीम स्पीच कहीं ना कहीं सुना होगा। ये अपने से भी लगा सकते थे, मार्टिन लूथर किंग जेआर।
Which is the only country? Question number 42, 41. Oh, sorry, 41. Which is the only country in the modern world that does not have a rectangle or a square national flag? भाई अब एक बात बताओ मुझे, कौन सा ऐसा बच्चा होगा जो जानता होगा कि भाई कौन फ्लैग के बारे में पढ़ाई करेगा? कोई करता है? नहीं करता। भाई हमारा नेपाल इज राइट आंसर। कतर, कॉन्गो, चीन, नेपाल। तो इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपका दिमाग काम करता है टिक लगाओ, तो नहीं करता भाई हटाओ यार। किसको पता होगा? मुझे नहीं पता भाई, मैं बताता हूँ, मुझे नहीं पता। अब भाई देखो, नेपाल का इस टाइप का सेफ है, तो ये नेपाल राइट आंसर होगा, क्योंकि नेपाल का टेढ़ा मेढ़ा है। और सभी का रेक्टेंगल में, कहीं स्क्वायर में लोगों के फ्लैग का होते हैं, तो इस टाइप के। तो लोगों का रेक्टेंगल में फ्लैग में होता है, तो इस टाइप का है, तो नेपाल इज राइट आंसर। हु इज नोन एज अ क्वीन ऑफ पॉप? किनको क्वीन ऑफ पॉप कहा जाता है? तो हमारी मदोना, मदोना को क्वीन ऑफ पॉप कहा जाता है। भाई मदोना तो फेमस थी। मदोना मदोना है, मदोना को क्वीन ऑफ पॉप कहा जा सकता है। यहाँ पे मदोना के इमेज देख सकते हो, यहाँ पे गिवन है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन अगर आपको आते थे तो कर सकते थे, नहीं आते तो आप छोड़ सकते थे। Which city experienced a devastating earthquake in 2011 resulting in a nuclear crisis due to damage to nuclear reactor? हमारा फुकुशिमा, फुकुशिमा 2011 में, ये करंट 2011 में ये earthquake आया था। फुकुशिमा में बहुत ही क्राइसिस हुए थे। ये फुकुशिमा, ये हमारा इसका था। शाहरुख खान suffered from which disorder in a film My Name is Khan? भाई ये क्वेश्चन छोड़ने वाला था, नहीं आता लोगों को। जो लगाए होंगे तुक्का मारे होंगे, तो इसका राइट आंसर है एस्पर्जर सिंड्रोम। एस्पर्जर सिंड्रोम इज द राइट आंसर। माय नेम खान में शाहरुख खान के एस्पर्जर सिंड्रोम से सफर कर रहे थे। द फेमस स्टैचू ऑफ क्रिस्ट द रेडिमर इज सिचुएटेड इन? भाई ये तो बहुत ही फेमस था, बहुत ही फेमस है। तो आप सभी लोगों को पता ही होगा कि ये फेमस है। इसके बारे में आपको पहले फोटो दिखा देता हूँ। ये आप लोगों ने कहीं ना कहीं इसको सॉल्व किया होगा, कहीं ना कहीं जीके में कहीं ना कहीं सॉल्व किया होगा, इसे पढ़ा होगा। तो रियो डी जेनेरियो में इसकी स्टैचू जो है, ये फेमस स्टैचू जो क्रिस्ट द रेडिमर की सिचुएटेड है रियो डी जेनेरियो में। तो ये आपको आपको कोई आमतौर पे इस टाइप के क्वेश्चन को कोई कराता नहीं है, कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन नहीं कराती है। तो आपको खुद को, आपके दिमाग में कंसेप्ट है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लोगे। Which animal has the largest brain of any creature on the earth? भाई बताओ ना, कौन से एनिमल के लार्जेस्ट क्रिएचर ऑन द अर्थ है, लार्जेस्ट ब्रेन है? तो स्पर्म वेल इज द राइट आंसर। आप देख सकते हो कि ये कॉमन कॉमन का इतना होता है, स्पर्म वेल का इतना बड़ा होता है। तो ये टाइप के क्वेश्चन आए थे, ये भी आया था जामिया में। व्हाट इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका? लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया काफी लेक विक्टोरिया, ये इजी क्वेश्चन है। लेक विक्टोरिया अफ्रीका में लार्जेस्ट लेक कौन है? लेक विक्टोरिया। ये पीवाईक्यू में भी काफी आ चुके हैं, काफी पीवाईक्यू में भी आ चुके हैं। ये क्वेश्चन को शायद क्विज में भी कराए जा चुके हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लार्जेस्ट लेक ऑफ विक्टोरिया। आप यहाँ पे देख सकते हो लेक विक्टोरिया, केन्या, युगांडा, तंजानिया, यहाँ पे लेक विक्टोरिया। विच रिवर फ्लो थ्रू द ग्रैंड कैनान? ग्रैंड कैनान से कौन सी रिवर फ्लो होती है? तो हमारी कोलोराडो रिवर ग्रैंड कैनान से फ्लो होती है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट बाय द लैंड एरिया इन साउथ अमेरिका? लार्जेस्ट लैंड एरिया साउथ अमेरिका। आप क्या भाई देखो, ब्राजील का नाम बहुत सुना, अर्जेंटीना, ब्राजील, चिल, पागो। चिल तो बहुत छोटा है, पैगवे बहुत छोटा है, एंड अर्जेंटीना, अर्जेंटीना थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन ब्राजील बहुत बड़ा है। साउथ अमेरिका में ये कॉमन सेंस लगा के इंसान लगा लेता है कि भाई ब्राजील, ब्राजील तो बहुत बड़ा है। नक्शे में देखते होंगे आप, कभी स्क्रॉल करते ब्राजील खूब बड़ा सा आता है। तो यहाँ पे आप इमेज में देख सकते हो, ब्राजील इज अ कंट्री लार्जेस्ट लैंड साउथ अमेरिका में ब्राजील सबसे बड़ा है। यहाँ से आप कर सकते हो। विच एक्टर प्ले आइकॉनिक कैरेक्टर ऑफ जेम्स बॉन्ड इन द लॉन्गेस्ट टेन्योर? लॉन्गेस्ट टेन्योर में कौन सा एक्टर लॉन्गेस्ट है? आप भाई जो भी जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर देखते हैं उनको पता ही होगा, टिक लगा दी। डैनियल क्रेग, भाई डैनियल क्रेग का बहुत अच्छा कैरेक्टर, रेल के बहुत ज्यादा लार्जेस्ट में। तो ये हो गया, हमारे हो गए क्वेश्चन जीएस के कंप्लीट। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं 32 से 50 तक आपको जो सॉल्व कराया हूँ, उसमें से कितना आप अपने दिमाग से सॉल्व करते, कितने क्वेश्चन तब से। चलो मैं मानता हूँ जेम्स बॉन्ड काफी लोग सीरियल नहीं देखते, जेम्स बॉन्ड काफी लोग मूवी और सीरियल नहीं देखते। इस क्वेश्चन को मैं मानता हूँ टफ है। एक क्वेश्चन हुआ, विच कंट्री लार्जेस्ट बाय द लैंड एरिया इन साउथ अमेरिका? इस क्वेश्चन को मैं टफ नहीं मानूंगा, इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर लेंगे। एक टफ, एक एलिमिनेशन वाला। फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखें कि कौन सा ग्रैंड कैनान से, इस क्वेश्चन को मैं मानता हूँ टफ। दो क्वेश्चन हो गए हमारे टफ। व्हाट इज द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका? अफ्रीका में लार्जेस्ट लेक कौन से? लेक विक्टोरिया। काफी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो लेक विक्टोरिया के बारे में आप जरूर पढ़ेंगे। तो इस क्वेश्चन में दो टफ, दो इजी।
यहाँ पे देख सकते हो कि विच एनिमल हैज द लार्जेस्ट ब्रेन ऑफ एनी क्रिएचर ऑन द अर्थ। ये भी मैं मानता हूँ, चलो ठीक है, टफ है, टफ है, ठीक है, तीन टफ दो इजी। द फेमस स्टैचू ऑफ क्रिस द रेडिमर इज सिचुएटेड इन, तीन इजी तीन टफ, ये भी इजी है। शाहरुख खान, ये टफ है, चार हो गए। विच सिटी एक्सपीरियंस द डिवास्टिंग अर्थक्वेक, इसको भी मैं मान लेता हूँ टफ है, पांच टफ हो गए। हु इज नोन एज अ क्वीन ऑफ पॉप, इसको भी मैं मान लेता हूँ, छह हो गए। विच इज वल्ली काउंट द रेक्टेंगल, इसको भी मान लेता हूँ, सात। आई हैव अ ड्रीम स्पीच, इसको इजी मानता हूँ, इसको इजी मानता हूँ, सात एंड तीन। डिक्लेरेशन ऑफ अमेरिकन इंडिपेंडेंट थॉमस जेफरॉन, जिसको भी आपने पढ़ा होगा, चार हो गए। एसयूवी, एसयूवी इसको भी मैं इजी मानता हूँ, पांच हो गए, एलिमिनेशन से हो जाएंगे। सही, ये भी एलिमिनेशन से छह हो जाएंगे। ये भी एलिमिनेशन से हो जाएंगे, सात हो गए, सात सात बराबर हो गए। ये भी एलिमिनेशन से हो गए, आठ हो गए, जिनके पास नोट रही होगी। मार्कस ब्रूटस, जितने भी स्टूडेंट 10th की एनसीईआरटी पढ़े होंगे उन सभी लोगों को पता है मार्कस ब्रूटस के बारे में, एट हो गए। हु इज नोन एज ग्रीन गॉड, ग्रीक गॉड ऑफ बॉलीवुड, चलो ठीक है, मूवी लोग नहीं देखते, आठ आठ बराबर हो गए, आठ आठ बराबर हो गए, नहीं नहीं, नौ आठ हो गए। अब ये हो गया हमारा सेनोबल, ये हो गया आठ नौ। तो ये हो गया भाई 10 क्वेश्चन, चलो ठीक है, 10 से 12 क्वेश्चन टफ थे। 10 क्वेश्चन, 10 से 12 क्वेश्चन टफ थे। 12 से 15 क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड से आप क्लियर कर सकते थे। ये हो गए हमारे ऑल अबाउट। चलो ठीक है, हमने अभी पूरा पेपर सॉल्व कर लिया। अब देखो, हम पूरे पेपर को सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि भाई इजीएस्ट क्या था, टफेस्ट क्या था, हमारा क्या क्या था। देखो, ये पांचों क्वेश्चन बहुत इजी थे, बहुत इजी थे। ये लूसेंट की बुक से भी बने थे, हमारे स्टडी मटेरियल से भी बने थे। लूसेंट की बुक से भी बने थे। ये फेमस निकनेम, ये भी बहुत इजी था। डेट के बारे में ये भी पूरा बहुत इजी था। ज्योग्राफी के बारे में पांचों क्वेश्चन बहुत इजी थे। हिस्ट्री के बारे में चारों क्वेश्चन बहुत इजी थे। इकोनॉमिक्स के बारे में ये भी इजी था। साइंस के बारे में दो हेपेटिक्स, वो भी बहुत इजी थे। हेडक्वार्टर, जो दोनों हेडक्वार्टर थे वो भी बहुत इजी थे। और यूनाइटेड नेशन का ये भी बहुत इजी था। अब यहां तक जो हो गए ना, यहां से लेके यहां तक, ये हो गए 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन यहां से यहां तक आए थे। इसमें से एक हो गया था विदाउट ऑक्सीजन वाला, टफ था। विदाउट ऑक्सीजन वाला मैं कहता हूं कि 25 में से चलो ठीक है 22 नंबर आप तो कर लेते, 22 नंबर 22 क्वेश्चन कर लेते। 22 इजी था, 22 इजी था, मैं मानता हूं। चलो ठीक है, 22 भी नहीं मानता, मैं 20 मान लेता हूँ इजी। उसमें से हमारे स्टडी मटेरियल में से भी 20 क्वेश्चन के करीब, 20 क्वेश्चन के करीब, 20 क्वेश्चन के करीब हमारे एहतशाम लॉ से आया। एहतिशाम लॉ से उठ उठ कर क्वेश्चन आ गए आपके सामने, आंखों के सामने उठ उठ कर क्वेश्चन आ गए। चलो ठीक है, 20 क्वेश्चन तो इजी था। फिर उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे, जब बात करते हैं इंटरनेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के 6 क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे। 6 क्वेश्चन में से मैं कहता हूँ चलो ठीक है, पूरे 6 टफ थे। मैं कहता हूँ 6 टफ, 6 में से आपको 2 क्वेश्चन तो कर लेते, 2 क्वेश्चन इजी थे। आपके पास 22 हुए। अब ये 19 क्वेश्चन जो आपके पास है, यहाँ पे 19 क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन में से 19 क्वेश्चन में से क्या थे, 10 क्वेश्चन एलिमिनेशन मेथड करके, आप एलिमिनेशन मेथड या माइंड का यूज करके आप कर सकते थे। 9 क्वेश्चन टफ थे, 9 क्वेश्चन टफ थे। अब देखो, आप अगर ये 20 22 और 10 यहां से आप जोड़ते, आपके 30 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते अगर आप सही से पेपर सॉल्व करते। आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करके, आपने अगर पढ़ाई की होगी थोड़ी मोड़ी, तो जीएस टफ नहीं था। 50 क्वेश्चन आपका आया था, 50 में से 10 क्वेश्चन, मैं कहता हूं 35 क्वेश्चन इजी थे, 35 इजी थे, 15 टफ थे। ये हो गया टोटल हो गया हमारा। इस टाइप से अगर आपने करा होता, अगर आपने दिमाग का यूज किया होता, इस टाइप से एलिमिनेशन मेथड यूज किया होगा, तो आपका कहीं ना कहीं 25 क्वेश्चन आपका सही हो जाते हैं। 35 नहीं सही होते तो 32 सही होते, 32 नहीं सही होते तो 30 सही होते। ये होता है, ये टेक्निक होती है, इन टेक्निक को सॉल्व करके करते। अब देखो, इतना तो हमने कर लिया, अब हम आगे सिलेबस को देखेंगे। इसके बाद हम सिलेबस को देख रहे हैं कि हमारा जीएस का सिलेबस क्या होगा। चलो आओ हम आगे बढ़ते हैं। हमारा जो सिलेबस क्या होगा, हमारे जीएस का जनरल स्टडीज का सिलेबस क्या होगा। आपको पता है हिस्ट्री आती है, हिस्ट्री कहाँ से पढ़ना है, आप लूसेंट की पढ़ो या अरिहंत से करो, या लूसेंट से करो। जियोग्राफी आती है, ज्योग्राफी को चाहे लूसेंट से करो चाहे अरिहंत से करो।
इकोनॉमिक्स आती है, इकोनॉमिक्स लूसेंट से करो चाहे अरियन से कवर करो। साइंस आती है, साइंस को भी लूसेंट से करो या अरियन से करो। कंप्यूटर आता है, कंप्यूटर की भी करो, लूसेंट से करो चाहे अरियन से करो। मिसलेनियस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जो कि भाई भर भर के क्वेश्चन आते हैं मिसलेनियस से। तो आप मिसलेनियस को कवर करना है, लूसेंट की बुक से मिसलेनियस को कवर करो। सबसे मेन बात आती है कि प्रैक्टिस कहां से करें, एमसीक्यू प्रैक्टिस कहां से करें। आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लैट की पीवाईक्यू डाउनलोड कर लेना, एलेट की पीवाईक्यू ले लेना, जेएमआई की पीवाईक्यू ले लेना, एएमयू की पीवाईक्यू ले लेना, एंड डीयू एलएलबी की पीवाईक्यू ले लेना। ये सारे पीवाईक्यू आपको एहतशाम लॉ की वेबसाइट पे मिल जाएंगे, या हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। पीवाईक्यू को डाउनलोड करके आप सारे जीएस के पोर्शन को, जितने भी जीएस के एमसीक्यू जीएस के क्वेश्चन है, यहां से कवर करने के बाद आप इन सारी चीजों से यहां से प्रैक्टिस करना अपने जीएस के क्वेश्चन को, और ज्यादा से ज्यादा जीएस में अपने इस पोर्शन को कॉम्पैक्ट करके अपने आप को ऐसे और नॉलेज लेने की कोशिश करना। जीएस बहुत वास्ट सिलेबस है, अपने आप को लिमिट रखो, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करो, जो क्वेश्चन टफ होंगे उनको छोड़ो, जो क्वेश्चन इजी होंगे उनको एलिमिनेशन मेथड का यूज करके उसको सॉल्व करो। हर कोई जीएस में स्मार्ट नहीं बन पाता, अपने आप को कॉम्पैक्ट करके। मैं देखो आपको यहाँ पे मैं किसी चीज का बताने नहीं, आपको उस लेवल पे लाने आया हूँ। 6 महीने आपके पास हैं हाथ में, नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च अप्रैल, पूरे 6 महीने आपके पास हाथ में है। 6 महीने में अगर आप चाहो तो जीरो से हीरो बन सकते हो, 6 महीने में आप हीरो से जीरो बन सकते हो। आप इतने टाइम हीरो हो, जीरो भी बन जाओगे। बस कंटिन्यूटी, अगर आपके अंदर आग है, आपके अंदर वो चाहत है जामिया तक हासिल करने की। भाई मैं आपकी कहानी, अपनी कहानी एक दिन बताऊंगा। मुझे कुछ नहीं आता था जब मैं अपनी तैयारी, अपनी प्रिपरेशन जर्नी स्टार्ट किया था। मैंने अभी 5 मंथ में जेएमआई का 5 मंथ में जामिया क्लियर किया था। मुझे कुछ नहीं आता था। तो वो जर्नी जो होती है, जर्नी जो प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर लाइफ, अंदर आग होनी चाहिए। जो आग है ना, आपको आपको लूसेंट की बुक को 4-5 बार पढ़ने के लिए वो काबिल बना देगी, आपको हर एक चीज करने के काबिल बना देगी। तो आप अपने से सेल्फ स्टडी करो, अपने आप से सेल्फ स्टडी करके अपने आप को डेवलप करो। कोचिंग क्या है, कोचिंग को आपको बनी बनाई चीजें दे देगी, आप बस आपको क्या करना है, उसे करना है, उसे हासिल करना है, बस चीजों को कर लेना है। तो सेल्फ स्टडी करना स्टार्ट करो, और उन सारी चीजों को करके आगे बढ़ोगे, आगे बढ़ने की स्टार्ट कोशिश करो। तो ये हो गया ऑल अबाउट हमारी मिसलेनियस, ये बुक हो गया। आप इन सारी चीजों में, इन सारे में आप यहाँ से क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने के लिए अगर और भी चीजें चाहिए तो आप कोई बुक, ऑब्जेक्टिव बुक कोई कर सकते हो, चाहे लूसेंट की चाहे आर्यन की ऑब्जेक्टिव कर सकते हो, वहां से भी जेएस के पोर्शन को कवर कर सकते हो। ज्यादा से ज्यादा आप मिसलेनियस में अपना अपना खुद का सिलेबस बनाओ। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि इन सारी चीजों को 2016 से लेके 2024 तक के पीवाईक्यू को डाउनलोड करो। पीवाईक्यू जामिया को उठाओ, और उसमें से जेएमआई की पीवाईक्यू उठाओ। उसमें से देखो कि हर साल जो जीएस के पोर्शन के क्वेश्चन है वो किस टाइप के क्वेश्चन है, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस बनाओ, अपना खुद का सिलेबस बनाओ। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, पॉइंट बताना चाहता हूँ कि अपना खुद का सिलेबस बनाओ, अपना खुद का सिलेबस बनाओ, अपना खुद का सिलेबस बनाओ। दूसरा, जेएमआई बीएलएलबी, जेएमआई की पीवाईक्यू डाउनलोड कर लो 2016 से 2024 तक के। उनको बार बार देखो, उनको बार बार देखो। हर एक क्वेश्चन जीएस का याद होना चाहिए, कहां से आया, हर एक क्वेश्चन को याद होना चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन को आपको छोड़ना है, किस टाइप के क्वेश्चन को आपको कवर करना है। ये सारी बातें आप अपने दिमाग में रखो आने वाले टाइम पे। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि एहतशाम लॉ का जो बैच स्टार्ट होने वाला है वो 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, 1 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें हम लोग सब कुछ कवर करा देंगे। आप अपनी सेल्फ स्टडी करेंगे, सेल्फ स्टडी करें, उसके साथ साथ जो हम आपको एक इजिएस्ट वे में हर एक चीज दे देंगे। आप यहाँ से क्लैट कवर करेंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी, एलेट कवर करेंगे, आपकी हालत खराब हो जाएंगे। हम हर एक चीज को आपको इजी वे में प्रोवाइड कर देंगे। हम आपको बुक प्रोवाइड करेंगे, सारा मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, जिससे आप की प्रिपरेशन जर्नी बूस्ट हो जाएगी, हर एक चीज बूस्ट हो जाएगी। हमारे जो एंट्रेंस होने वाला 25 नवंबर को होने वाला है। आप सभी लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप एंट्रेंस जरूर दीजिएगा, आप अपना स्कॉलरशिप टेस्ट को जरूर इनरोल कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं कि कैसे हम जेएमआई जेएमआई बीएलएलबी को क्रैक करें। सबसे पहले आप अपना प्लान बनाओ, प्रिपेयर करो और प्रैक्टिस करो। मैंने बताया ना कि आप अपना क्या करो, प्लान बनाओ कि भाई मुझे जीएस का पोर्शन कैसे कवर करना है, जीएस कैसे
जीएस कवर करने का प्लान बनाओ, लीगल को कवर करने का प्लान बनाओ, हर एक चीज को कवर करने का प्लान बनाओ कि भाई मेरा क्या होगा, कैसे प्लान, कैसे चीजों को कवर करूंगा, कैसे क्या करूं। फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रिपेयर करना स्टार्ट करो कि जैसे जीएस को आपने दे दिया, टाइम दे दिया कि भाई मैं 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे पढ़ूंगा। देखो यहाँ पे लिखा है ना कि क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल। अपना जीएस के लिए, जीएस के पोर्शन के लिए आप क्या करो, 2 घंटे टाइम, 2 आवर्स, 2 आवर्स टाइम दे दो। जीएस का 2 आवर टाइम दे दो डेली का। तो अपना टाइम शेड्यूल बना दो उसमें जीएस के लिए। प्रैक्टिस पैटर्न, प्रैक्टिस पास्ट पेपर, जेएमआई के पास्ट पेपर के हर एक क्वेश्चन याद होने चाहिए। जेएमआई पास्ट पेपर हर एक क्वेश्चन याद होने चाहिए, किस टाइप के क्वेश्चन आए थे जीएस के। तो आपको पूरी की पूरी चीजें याद होनी चाहिए। प्रैक्टिस टाइम मैनेजमेंट। अब जो सॉल्व करो, 50 क्वेश्चन सॉल्व करो तो उसमें टाइम मैनेज करना सीखो कि भाई मैं टाइम मैनेज करूँ। कहीं यहाँ जाके कुछ करने लगे हो, कहीं वहां जाके 2 मिनट 2 मिनट पढ़ाई कर रहे हो, 10 मिनट रील देख रहे हो, तो उसने टाइम मैनेज करना सीखो। रिवाइज रेगुलरली। अगर आपने हिस्ट्री को कवर कर लिया तो अपना नोट्स बनाकर, अपने नोट्स जो आपके नोट्स होंगे उस नोट्स को रिवाइज करो रेगुलरली कि आप भूल ना जाओ। तो ये हो गया हमारा रिवाइज रेगुलरली। सीख हेल्प। अगर आप प्रॉब्लम में हो तो मेंटर से हेल्प लो। तो जैसे फॉर एग्जांपल आपके मेंटर इस टाइम हम हो सकते हैं, आप हमें कांटेक्ट करें, 888107 182 पे कांटेक्ट करें, 888107 182 पे कांटेक्ट करें। एहतशाम लॉ की टीम आपको पूरी हेल्प करेगी, पूरी तरीके से हेल्प करेगी। ये हो गई हमारी टिप्स, आप जामिया बीएलएलबी को कैसे क्लियर कर सकते हो, कैसे क्रैक कर सकते हो। हमने सब कुछ कवर कर लिया। अब हम बात करते हैं बेस्ट बुक की। हमने सिलेबस देख लिया, सारी चीजें देख ली, हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। सब कुछ सॉल्व करने के बाद अब बात आती है बेस्ट बुक की। बेस्ट बुक जो होती है ना, हमारी सबसे बेस्ट बुक है लूसेंट की बुक जीएस के लिए, दूसरी है आर्यन की जनरल नॉलेज। इन दोनों बुक में से एक बुक को यूज करो, दोनों बुक को यूज मत करना। एज अ आपकी प्रेफरेंस है। मैं कहता हूं कि भाई आप लूसेंट की बुक फॉलो कर लेना, जिनको अच्छी लगती है आप जनरल नॉलेज ये फॉलो कर सकते हैं। इन दोनों बुक में से एक बुक को फॉलो करना जीके के लिए। अपना एक सोर्स ऑफ स्टडी बनाना, उस बुक को हमेशा उसी को फॉलो करना। कोई और कहेगा उसको मत फॉलो कर लेना। दोनों बेस्ट हैं। अगर आपको लूसेंट को फॉलो करना, लूसेंट को फॉलो करो। 1000 लोग आपसे आके कह देंगे फिर उसके बाद यार जनरल नॉलेज अरिहंत की मनोहर पांडे अच्छी है, तो आप कहना भाई तुम्हारे लिए अच्छी है, मेरे लिए तो लूसेंट बेस्ट है। अपना ऐसे हाथ जोड़ना। भाई वो कह देगा तो ये बेस्ट है तो चेंज मत करना। भाई एक ही पे स्टिक रहना, चाहे इस पे चाहे इस पे। दो जगह पैर मत लगना। दो नाव पे पैर रखोगे, एक नाव यहां जाएगी, एक नाव यहाँ के बीच में से चीज जाओगे, तुम फट जाओगे। तो इससे बढ़िया है कि एक ही पैर, एक ही नाव पे बैठना, उसी नाव पे चलते जाना। तो ये सारे काम मत करना, ठीक है। एक बुक को फॉलो करना, दोनों में से चाहे ये। देखो सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है मोटिवेशन। भाई जामिया बीएलएलबी की तैयारी कर रहे हो और आपको तकलीफ और दर्द ना हो तो ऐसी बात ही नहीं है। आपको डर ना लगे तो ऐसी बात ही नहीं है। आप घबराओ ना, तकलीफ में ना रहो, आपको पेन ना हो तो ऐसी बात नहीं है। तो इन सारी चीजों को कैसे कवर करना है, कैसे अपने आप को एक लेवल में बनना है। जब आप तैयारी स्टार्ट करते हो तो आप क्या करते हो ना कि आप आधे वकील बन जाते हो। आप आधे वकील लॉयर, बाद में जब जामिया में एडमिशन होगा आधे बनोगे। हाफ आप पहले ही बन जाते हो कि आधी आपके अंदर अपनी डिसिप्लिन में रहना, चीजों को मेंटेन करना, स्टडी शेड्यूल बनाना। वही सक्सेस होते हैं जो इन सारी चीजों पे काम करते हैं। अपने आप को इनहेंस करना। आपके अंदर जो आग है जामिया को हासिल करने की, वो आपके अंदर आग कभी बुझे ना। तो सबसे पहले यहाँ पे है टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। अपने आप की केयर करो। जानते हो इस दुनिया में अगर आप एक दूसरे की अपने आप की केयर ना करें, दूसरे की केयर करने पे अपना वक्त जाया कर दिए, तो इस दुनिया में आपके माँ बाप के सिवा कोई इंसान आपका नहीं होगा। इतना याद रखना। मैं भी नहीं होऊंगा, ना ही आपका दोस्त होगा, ना ही आपका भाई इतना खास होगा। इस दुनिया में सिर्फ दो ही शख्स हैं, एक माँ एक बाप, जो ऐसे हैं जो अपने को छोड़कर अपने बच्चों की केयर करते हैं। तो क्या करो कि अपनी जिंदगी में अपने आप की केयर करो। आप किसी इंसान, लेट अज्यूम दैट आप किसी से प्यार करते हो। इफ यू fall love with someone then you feel it the happiest moment in your life, but actually that you become the weakest person who can't live without someone। अगर आपको किसी से प्यार भी हो जाता था, समझते हो कि यार दुनिया का मेरा कितना खुशनसीब दिन है, खुशनसीब इंसान हूँ, लेकिन हकीकत में ये हो जाता है कि आप दुनिया के सबसे कमजोर इंसान बन जाते हो, जो किसी के बिना नहीं जी सकते। चाहे वो लड़की हो, चाहे वो कोई भी हो, कोई भी इंसान हो, चाहे वो लड़का हो। तो क्या करो कि अपनी खुद से
से अपनी अपनी केयर करो, अपनी आप से अपने आप की केयर करो, कि ना कि मैं किसी दूसरे की केयर में करने में अपना टाइम जाया कर दूं और आपका साल 2 साल 3 साल 4 साल बर्बाद हो जाए, फिर बाद में आप रिग्रेट करने के सिवा आपको कुछ नहीं बचेगा। तो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप से केयर करो, अपने आप को हेल्दी बनाओ, अपने आप को फिट करो, अपने आप को सारी चीजें मेंटेन करो, सारे गलत बुरे काम सारे काम को छोड़कर एक जिंदगी अच्छे राह पे चलो। आपको तभी, अगर आपके दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहेगा तो आप कभी जामिया मिलिया इस्लामिया का एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाओगे। ये मेरी बात नोट डाउन करके लिख लो। अगर आपको चाहना है 6 महीने अपने आप को, आपको जीरो से हीरो बनना है, अपने आप को अंडरग्राउंड कर लो, हर किसी से कट ऑफ कर लो, हर किसी से कट ऑफ कर लो, आपको आपको सक्सेस मिलेगी। वही लोग आकर आपको बधाई देंगे। आपको नाकामयाब हो जाओगे, वही लोग कहेंगे तू तू काबिल था ही नहीं, तेरे से कुछ नहीं होगा, तो पहले ही ऐसे था, आज भी ऐसा ही वैसा ही रहेगा। हर वक्त आपको बोलते रहेंगे, हर वक्त आपको कोसते रहेंगे। तो इससे बेटर है ना, क्यों ना अपनी जिंदगी चेंज करो। अपनी जिंदगी को चेंज करना है तो चेंज करो, अपने अंदर से बदलाव लाओ, अपने अंदर से लाओ ना, खुद को चेंज करो। अगर आपको लगता है कि किसी चीज से दर्द और तकलीफ होती है, उस चीज को छोड़ दो, आगे बढ़ो। आगे बढ़ने से उस चीज को हासिल करो। अगर वो किस्मत में आपको कोई चीज होगी, आपकी किस्मत में कोई चीज होगी, तो वो आपके पास जरूर आएगी। अगर नहीं होगी तो अल्लाह आपके लिए बेटर ही लिखा है। तो मैनेज टाइम फॉर गुड स्लीप, अपनी अपनी अच्छी नींद के लिए, अपनी अपनी नींद को कभी बर्बाद मत करना। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं अपनी प्रिपरेशन जर्नी में था, मैं फजर के टाइम नमाज पढ़ के, मैं फजर के टाइम नमाज पढ़ के सोता था। तो उस टाइम पे मैं क्या करता था, मोबाइल फोन को क्या करता था, स्विच ऑफ कर देता था। भाई अगर कोई भी आफत ही आ जाए ना, फिर भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मुझे 6 घंटे 7 घंटे सोना है, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे 7 घंटे सोना है। जिस दिन अगर सो नहीं पाता था, उस दिन मेरी तकलीफ, मैं पढ़ाई नहीं कर पाता था। तो फॉर एग्जाम्पल, आप अपना टाइम फिक्स करो कि आपको सोना है तो सोना है तो सोना है, मेरा ये टाइम है, चाहे कुछ भी आ जाए। अगर कोई भी तकलीफ दिक्कत परेशानी आ जाए, किसी और को कह दो कि भाई ये हैंडल कर लो, मैं जा रहा सोने, मुझे दिक्कत हो रही है, मैं बीमार पड़ जाता हूँ। तो अपने आप का मैनेज टाइम, अगर अच्छी नींद मारे, अच्छा सोए, तो आप आराम से एकदम काम करोगे, पढ़ाई करोगे। पुट योर 100% इफर्ट, अपना 100% लगाओ। जिंदगी में होगा होगा, नहीं होगा नहीं होगा। कहते हैं कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। अपने आप को बुलंदी की राह पे इतना लेकर जाओ, इतना ऊपर लेकर जाओ कि अल्लाह आपसे खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। तो अपना 100% इफर्ट लगाओ। अगर कामयाबी मिल अगर अगर सक्सेस आपकी होगी तो आपको मिलेगी, अगर नहीं होगी तो नहीं मिलेगी। कुछ और बेटर लिखा होगा आपके लिए, तो अपना 100% लगाओ। तो जीएस के पोर्शन, जैसे अभी मैं बताया हूँ, जीएस के पोर्शन में आपको एकदम अलग से टाइम टेबल बना दो कि भाई मुझे डेट पढ़ना है, हेडक्वार्टर पढ़ना है, मुझे एयरपोर्ट के बारे में पढ़ना है, मुझे जियो पढ़ना है, मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, मुझे इकोनॉमिक्स पढ़ना है, मुझे कंप्यूटर के बारे में, रोम सीपीयू के बारे में पढ़ना है, मुझे मुझे फीफा के बारे में पढ़ना है, मुझे फुटबॉल के बारे में पढ़ना है। मुझे इन सारी चीजों को एक सिलेबस बना लो अपना खुद का। तो अपना 100% इफर्ट डाल दो। सक्सेस नहीं मिलेगी तो रोने के बाद अंदर से फिर शेर की, जैसे होता है ना कि एक घायल शेर बहुत ज्यादा खुखार हो जाता है, तो अपने अंदर आग को डेवलप करो। अपने से पूछो कि मुझे जामिया क्यों जाना है। भाई बेवजह जामिया आना है तो मत आओ, एक एम के साथ आना है, एक एक टूटे हुए इंसान के साथ आना है, अपने आप को प्रूव करना है, अपने आप को खुद को प्रूव करना। तो लगाओ अपना 100% एफर्ट। नमाज प्रार्थना डेली करो, क्योंकि आधी आपकी सक्सेस आपके हाथ में है, आधी दुआ में है। एक बात बताता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी में 2 बार एंट्रेंस दिया हूँ, एक बार जेएमआई की, एक बार एयू का, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। जब पहली बार मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दिया तो मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं किया था, तो मैंने क्या किया था, उस टाइम पे मैं नमाज पढ़ा, सुबह पेपर था, पेपर से 10 बजे पेपर। तो मैंने क्या किया कि सुबह को उठा और उससे पहले नमाज पढ़ दी, 2 रकात नमाज पढ़ी और दुआ में रो रहा था, अल्लाह ताला मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी दिला दे, अल्लाह ताला मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, मेरा लॉ में एडमिशन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। मैंने बहुत रोया, नहीं हुआ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में। क्यों? क्योंकि मेरा क्यों होगा भाई, दुआ में, अगर दुआ ही से सब कुछ हो जाए तो भाई जो मेहनत कर रहा है 2-2 साल 1-1 साल, उसका क्यों नहीं होगा। आप मेहनत करो, मेहनत के साथ आपकी प्रेयर होनी चाहिए। किस्मत भाई ऐसे नहीं होती है, किस्मत कुछ नहीं होती है। जो मेहनत करेगा उसी को मिलेगी, अल्लाह उसी को देगा जो दुआ और मेहनत दोनों है उसके साथ। तो दुआ हमेशा करो, प्रे हमेशा करो, नमाज पढ़ो, प्रार्थना करो, हर एक चीज के साथ चलो। डोंट बी अफ्रेड ऑफ फेलियर। अगर आप नाकाम हो गए हो भाई, जब 100 बार लोग बल्ब बना, कितने हजार बार, कितने बार, 1000 बार बल्ब को बनाने के बाद फिर जब बल्ब बना तो पूरी दुनिया रोशन हो गई।
तो वो फेल तो हुआ ना, कितनी बार फेल हुआ। फेलियर क्या है कि फेलियर आपको एक एक काबिल इंसान बनाती है। फेलियर आपको काबिल इंसान बनाती है, काबिल इंसान बना देती है। तो फेलियर से कभी मत डरना कि भाई मैं फेल हो गया, भाई मैं यहाँ नाकाम हो गया, भाई मुझे वो छोड़ के चला गया, भाई मुझे वो हो गया, भाई भाई मुझे नफरत, फेलियर, लोगों को वो जानने में, ये ऐसा है वैसा है, हर एक चीज को पार्ट ऑफ लाइफ, इसको एक्सेप्ट करो। एक्सेप्ट करने के बाद आगे बढ़ो। तो इन सारी चीजों से अफ्रेड मत हो, इन सारी चीजों से डरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आगे अभी अभी 4 पोर्शन, 4 वीडियो और आएगी। लीगल की आएगी, मैथ की आएगी, करंट अफेयर्स की आएगी, इंग्लिश की आएगी। आप सभी लोग बने रहो। अभी 4 वीडियो और आएगी, ये आप सभी लोग बने रहो। लीगल, लीगल, इंग्लिश, 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 सीए एंड फोर्थ इज अ मैथ। अभी ये 4 वीडियो और आएगी, इन चारों वीडियो को आप करते रहना। और आपसे मैं उम्मीद करता हूं कि इन चारों वीडियो को करने के बाद आपकी जिंदगी का सेशन बदल जाएगा। आप जामिया को एक ऐसे वे में आओगे, जब जामिया में आपका सिलेक्शन होगा तो आप खुद से मुझे कहोगे कि आतिफ भाई, आपने जो सेशन लिया था वो सेशन मेरी जिंदगी बदल दिया। और इसलिए मैं ये सेशन लिया हूं कि आप सभी लोग अपने आप पे इंडिपेंडेंट हो जाओ। कल को ये ना रहो कि मेरा इस कोचिंग में नहीं हुआ, वहां नहीं हुआ। सारी कोचिंग एक गाइडेंस देती है, सारी कोचिंग एक गाइडेंस देती है। वो गाइडेंस के लेवल पे इंसान आगे बढ़ता है। तो आपको गाइडेंस मैं ओपन दे दिया हूं। यही चीजें जो कोचिंग के अंदर लोग बताते हैं वो मैं आपके सामने बता दिया हूं। तो आप सक्सेस की आगे बढ़ो, आगे राह पे बढ़ो, खुद से करना स्टार्ट करो। किसी दूसरे के चक्कर में मत पड़ो। अगर दूसरे कोचिंग के चक्कर में पड़ोगे तो आप मुंह के बगल गिरोगे, आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। कहीं अपने आप को एक स्टैंड लेकर पहुंचो तो उस स्टैंड में आपको तराशने में काम आती है। चलो, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।